हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजे इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक दिन लेके चल रहे हैं एडवांस मैथ्स और एक दिन लेके चल रहे हैं आपका अर्थमेटिक। ठीक है, तो हमारा एक तरफ अभी आपका टाइम एंड वर्क एंड हो चुका है और एक तरफ आपका ऑलमोस्ट एलजेब्रा एंड हो चुका है। एलजेब्रा के थोड़े से क्वेश्चन रहेगा, उसको हम अलग से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसमें एक दिन का टाइम लग रहा है, इसलिए हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है आपका जियोमेट्री। उसको भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा रह गया, बस 4-5 क्वेश्चन मुश्किल से रह गए, तो उसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना देंगे आपका। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री। क्लियर है क्या? जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, देखो पहली बात तो ये है कि सर इसका बेसिक मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। बेसिक कैसे पढ़ेंगे? जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हम क्या देखेंगे सर? बेसिक देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बोलोगे सर किसके डिस्कस कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे RRB जो आपका रेलवे है, रेलवे में आपका जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रखी, ALP की वैकेंसी आ रही और RPF SI या कांस्टेबल की जो वैकेंसी आपके लिए आ रखी, इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसमें हम लोग पहले 1 से 50 तक वैरायटी क्वेश्चन आपको लेके चलेंगे, जिसमें आपको लगभग 2 स्लाइड, मतलब 2 स्लाइड आपकी ऐसी रहेंगी जिसमें आपको वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। और उसके जस्ट बाद आपको सिर्फ RPF, आपको इसके बाद जस्ट फिर ALP और RPF के क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, क्लियर है? जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको हमें मिलेगा बिना कोई बकवास के। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ाई की बातें करने वाले हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू की बात करे। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। साथ साथ में जैसे मान लो जो भी क्वेश्चन आएगा उसी के साथ साथ में उसी का बेसिक हम डिस्कस करते चलेंगे। एक तरीके से आप मान के चलिए कि आपकी रिवीजन क्लास रहेगी। अब इसकी रही बेसिक की बात, जो हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, और बेसिक के लेक्चर्स हम लोग धीरे धीरे करके अपलोड करते जाएंगे, वो अलग कहानी है बेसिक वाली। ठीक है, कि find x if ABCD is a parallelogram as given in figure below, which two diagonals AC and BD intersecting at O and OA is equal to x plus 3, OB is equal to y plus 2, OC is equal to 2x plus y and OD is equal to 3y। पहली बात तो वो ये बोल रहा है आपसे, देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात तो आपसे वो ये बोल रहा है, ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सर ग्रुप डी का क्वेश्चन आपका कब आया है? मत रुकिएगा, चलिए ठीक है ना? तो देखिए, रिसेंटली एग्जाम में ही आ रखा। तो आपसे ये बोल रहा है कि एक आपका पैरेललोग्राम है। सर क्या है आपका? एक पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, बिल्कुल है ना? आपका क्या है सर? एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है आपका? समांतर। थोड़ी सा हम यहाँ पे बेसिक देख लें समांतर चतुर्भुज का। अगर हम बात करें सर समांतर चतुर्भुज की, जिसको आप बोलते हो पैरेललोग्राम, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, क्वेश्चन हम देख लेंगे अभी, उसके पहले समझिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो देखिए, पैरेललोग्राम में आपको एक चीज ध्यान रखना है सर। पैरेललोग्राम में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कोई समांतर चतुर्भुज है, तो सर अगर मान लो ये ABC और D है, तो याद रखना है कि AB पैरेलल होगा CD के। क्या होगा सर? याद रखिएगा, AB पैरेलल होगा किसके? CD के। और जो BC है ये पैरेलल होगा सर किसके? AD के। BC पैरेलल होगा सर AD के। एक बात समझ में आई? ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो सर इसके सम्मुख कोण आपके बराबर होते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके क्या होते हैं सर? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण इसके बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब अपोजिट एंगल। सम्मुख कोण या सम्मुख एंगल आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपके होते हैं सर बराबर होते हैं। मतलब कौन से वाले? ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होगा। ये थीटा है तो ये थीटा ना, ये वाला एंगल अगर है तो ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपके क्या रहेंगे? बराबर होंगे। ठीक, ये चीज समझ में आई। तीसरा बात, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें, फिर आप बोल सकते हो इसमें कि सर आसन्न जो कोण होते हैं आपके क्या होते हैं? बताइए। आसन्न, एडजस्टेंट एंगल। आसन्न कोण जिसको बोलते हैं हम एडजस्टेंट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टेंट एंगल, है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से। तो आपके जो एडजस्टेंट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल ए और एंगल बी, है ना, अगर हम बात करें एंगल ए और एंगल बी जो एडजस्टेंट एंगल है, इसका सम आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है बताइए? 180 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा होगा। क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर, तो ये भी आपका 180 माइनस में थीटा होगा। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। क्लियर है क्या? तो यहाँ से बेसिक बेसिक चीजें आपकी आई। और एक चीज और आती है कि इनके सभी जो एंगल होते हैं, इनके जो सभी एंगल होते हैं सर, इनके जो अपोजिट आपके ट्राइंगल बन रखे हैं, देखो ये अगर आप यहाँ पे मानो तो अपोजिट आपके ट्राइंगल, चारों ट्राइंगल आपके क्या होते हैं? चारों ट्राइंगल आपके बराबर होते हैं। क्यों? अगर मान लो किसी एक ट्राइंगल का मुझे एरिया पता है, त्रिभुज मान लो मुझे निकालना है, इसको ओ मान लीजिए, त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना तो वो होगा 1/4 चतुर्भुज ABCD।
ठीक है, सारे ही एंगल ये क्या रहेंगे आपके, सारे चतुर्भुज जो त्रिभुज बनेंगे आपके, सारे त्रिभुज क्या रहेंगे यहाँ पे, बराबर रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, सर्वांग सम रहेंगे। पहला ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या रहता है, सर्वांग सम रहता है। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या रहता है, सर्वांग सम रहता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है सर, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी और निकल के आती है, और वो क्या निकल के आती है, उसमें आपका ये निकल के आता है कि जो आपका ओडी है, ओडी बराबर क्या हो जाता है सर, ओबी। ठीक है, ओडी बराबर क्या हो जाता है, ओबी, और एओ बराबर हो जाता है ओसी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो इसमें क्या रहते हैं, इसमें आपके जो विकर्ण रहते हैं, जो डायगोनल रहते हैं, तो डायगोनल आपके डायगोनल आपके इक्वली बाइसेक्ट करते हैं सर। क्या करते हैं आपके, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पर 90 डिग्री पे नहीं करते, याद रखें, बट 90 डिग्री पे नहीं करते, 90 डिग्री पे नहीं करते, याद रखना, बट 90 डिग्री पे नहीं करते, 90 डिग्री पे नहीं करते। ठीक है, तो आपके जो है एंगल है, आपके जो विकर्ण है, ये बराबर रहते हैं, पर ये आपके 90 डिग्री पर इक्वली बाइसेक्ट नहीं करते। इतनी चीज आपको पता होना चाहिए एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये ओ है हमारा, तो भाई ये बराबर है इसके और ये बराबर है किसके, इसके। तो सर बराबर कर लीजिए ना। अगर ये बराबर, तो बताओ 3 बाय आपका बराबर किसके हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सर बाय प्लस 2 के। ठीक है, 3 बाय बराबर किसके हो जाएगा, बाय प्लस 2 के। तो आप यहाँ से देखो 3 बाय को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ, 3 बाय बराबर हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, 3 बाय बराबर हो जाएगा बाय प्लस 2 के। कुछ एक मिनट रुकना। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से देखो बाई की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, 2 बाय हो जाएगा, 2 बाय बराबर 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से पता चला कि बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। पूछा क्या है आपको, पूछा आपसे क्या है, एसी और बीडी दो प्रतिशत करते हैं। पूछा क्या है आपसे, ओडी बराबर 3 बाय, तो पूछा क्या है सर आपसे। चलो देखो, यहाँ से एक दूसरा निकाल लो, आपको ये दोनों बराबर, फिर आपके बताओ x+3 जो है, थोड़ा कहाँ लिखे भैया, अब जगह ही नहीं बची। x+3 कौन सा वाला, ये x+3 जो है आपके बराबर है सर किसके, ये बराबर है 2x+y के। ठीक है, ये बराबर है किसके, इसके बराबर है। तो यहाँ से देखो ये आपका, ये इस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और प्लस में y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। y की वैल्यू हमने अभी 1 निकाल रखे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। सर आपको यहाँ से पता चला कि यहाँ से x की वैल्यू आपकी आई 2, और y की वैल्यू आ गई सर 1। क्या निकल के आ गई, x और y की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो आपको निकालना क्या है, अगर आप देखोगे तो सर ये जो वैल्यूज हैं आपकी क्या क्या निकल के जाएंगे, 3 बाय है, मतलब ये वैल्यू आपकी हो गई 3। ठीक है, 2 बाय है तो 3 और 1, ये हो जाएगा 3, ये 3 और 3 हो गई। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2 है वैल्यू, तो कितनी, 2 और 3 5 हो गई, तो ये भी कितनी होगी, फिर 5 ही होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, बस ये थोड़ा सा हमें कन्फर्म हो जाता। आई थिंक आपसे विकर्ण पूछे गए हैं, तो विकर्ण ये 6 है और ये 5 दूनी 10 है, ये एक्स की वैल्यू पूछी गई। तो कुछ तो गलत, मतलब क्या पूछा गया इसमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा, फाइंड द एक्स, ठीक है भाई, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे भाई, एक्स की वैल्यू 2 है, अब दिख नहीं पा रहा था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। तो ऐसे करके आपको सारे ही डायग्राम और साथ में उसके बेसिक्स आपको समझाए जाएंगे, जो भी टर्मोलॉजी यहाँ पे आएगी। आई बात समझ में, ये तरीका भी बहुत बढ़िया है, इससे आपका रिवीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो पाएगा। ठीक, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला when two transversal intersects their parallel lines, 3 parallel lines, ठीक है, बोल रहा 3 parallel lines and the ratio of the intersects formed by the first transversal is 3:4, then find the ratio of the intersect formed by the second transversal। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट छुपा रखा है भाई, इसमें भी आपका एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और वो क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा। चलो उसको यहाँ समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लो वो आपसे ये बोल रहा है कि आपकी 3 समानांतर रेखाएं हैं, आपकी क्या है सर, 3 समानांतर आपकी रेखाएं हैं, और इन समांतर रेखाओं को, इस समानांतर रेखाओं को कोई 2 रेखा है ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेद करती है। इसमें इसने ये बोला कि मान लो ये L1 है, ये आपकी L2 है, ये आपकी L3 है, ये आपकी X है और ये आपकी Y है, या फिर आपको मान लीजिए आपकी कुछ भी मान लीजिए K,
ये कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि सर L1 जो है आपकी पैरेलल है L2 के, और L2 पैरेलल है किसके, L3 के। पैरेलल का साइन होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, L1 पैरेलल L2 L पैरेलल, मतलब ये सब रेखाएं आपकी क्या है, पैरेलल है। और इसको ट्रांसवर्स लाइन, दो तिरक रेखा, मतलब ये तिरक छेदी रेखा है जो ट्रांसवर्सल, तीन ट्रांसवर्सल लाइन हो सकती है, कल को 4 5 कितनी भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट आपका आता है। तो इसमें याद रखिएगा कि जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, इसको एम कर लीजिए, दो साथ में 3 4 कॉन्सेप्ट सब आपको बता देते हैं। मान लीजिए एम एन हो गया, ये आपका एक्स है फॉर एग्जांपल, ये बाय है ना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक। अब देखो यहाँ से एक चीज समझने की जरूरत है, एक लाइन और चाहो तो आप स्टार्टिंग में खींच लो इसमें, एक लाइन फॉर एग्जांपल और होती तो ये मान लो, इसको ऐसे कर लो, पहले इसको ऐसे कॉन्सेप्ट समझो आप कि ये मान लो आपकी एक्स है, ये बाय है, ये जेड है, ठीक है, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में याद रखिएगा, जब भी इसको, ये 3 तिरछी रेखा है, इनको कोई अगर रेखा आपकी पार करती है, तो सर यहाँ से एक चीज समझ में आया कि अगर मैं यहाँ से x अपॉन में x प्लस बाय प्लस जेड लूँ तो वो बराबर होगा यहाँ से a अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? या फिर मैं अगर यहाँ से x अपॉन बाय लूँ तो बराबर होगा a अपॉन बी, अगर मैं यहाँ से x अपॉन में जेड लूँ तो बराबर होगा मेरा a अपॉन में सी। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। साथ में एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, वो 2 लाइन में आपका बनता है यहाँ से। जैसे अगर मान लो मैं इसकी बात करूँ, यहाँ इसको मैं मान लेता हूँ आपका कि mn अगर मुझे निकालना, तो mn का डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला बनता है, और वो क्या बनता है सर, इसको मान लीजिए एक्स बाय हो गया, ए और बी हो गया, तो इसको मान लीजिए आप क्या मानोगे, एच और एल मान लीजिए, ठीक है, एल तो हो चुका है पहले, एच और इसको मान लीजिए आप पी और क्यू मान लीजिए, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है पी इंटू बाय प्लस ये क्यू इंटू एक्स अपॉन में आ जाता है सर यहाँ से एक्स प्लस बाय। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर मुझे ये एम एन निकालना होता है, डायरेक्ट फॉर्मेट होता है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतने ही नियम है इसके, और कुछ नियम नहीं भाई आपके पहले लाइन के, ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ से बोला गया कि 2 तिर्यक रेखाओं को 3 समानांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड, जो अंतःखंड पहली तिर्यक रेखा द्वारा, मतलब आपसे बोल रहा है कि ये जो आपके पहली तिर्यक रेखा द्वारा जो अंतःखंड है, ये 3:4 है। तो आपसे पूछा गया कि दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात, मतलब आपको मैंने अभी बताया, अगर ये 3:4 है तो मेरे भाई ये भी तो 3 कितना होगा, 4 ही होगा ना। अभी तो समझा है कि जो x/y होगा वही a/b होगा। अरे होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 3:4, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा भाई आपका राइट आंसर। बताइए, अरे है कि नहीं शानदार कॉन्सेप्ट, मजा आया? ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया। क्वेश्चन कम करेंगे पर बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। नेक्स्ट बार जब भी क्वेश्चन आएगा आपको विदिन अ सेकंड बनना चाहिए, ठीक है। बोला क्या कि इन द गिवन फिगर त्रिभुज एंगल ABC बराबर एंगल ABD, BC बराबर BD है। अच्छा जी, तो एंगल CAB, तो पूछा गया आपसे कि एंगल CAB क्या होगा। देखो एक चीज समझो, यहाँ से ये आपका समरूपता सर्वांग समता वाला क्वेश्चन है, पर समरूपता भी यहाँ पे ज्यादा लगी नहीं, इसलिए हम ज्यादा इसको डिटेल में नहीं समझाएंगे। हम क्या काम करेंगे, आपको समरूपता और सर्वांग समता को अलग से एक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1 या 2 दिन में वो आ जाएगा वीडियो आपका। अभी क्वेश्चन समझ लीजिए बस, जरूर आएगा। ज्योमेट्री में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के जरूर आपके यहाँ पे शॉर्ट्स के माध्यम से, या फिर कॉन्सेप्ट, ये तो कॉन्सेप्ट है पूरा समरूपता सर्वांग समता, इसका अलग से पूरा एक वीडियो आएगा आधे घंटे समथिंग का, ठीक, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे। देखिए, क्योंकि देखो ज्योमेट्री अपना में एक बड़ा टॉपिक है, एकदम से सारा टॉपिक हम आपको एक साथ नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए कि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज एंगल ABC बराबर एंगल ABD, मतलब बीच वाला एंगल फोकस करते हैं हम। तो बी एंगल आपका दोनों त्रिभुज में क्या है मेरे भाई, कॉमन है। बी एंगल आपका दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन, मतलब यहाँ से भी देखो और यहाँ से भी देखो, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो एंगल बी आपका दोनों बराबर का एंगल बी बराबर एंगल बी, मतलब एक ही बार यूज किएगा तो एंगल बी आपका दोनों में है, मतलब दोनों त्रिभुज में आपका एंगल बी क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है भाई, उभयनिष्ठ, ठीक। BC बराबर BD है, तो एक पता चलेगा कि BC बराबर BD है, मतलब एक आपका एंगल कॉमन हो गया, एक आपका क्या हो गया, एंगल कॉमन हो गया, और एक आपकी साइड इक्वल हो गई। एक क्या हो गई आपकी, साइड इक्वल हो गई, ठीक है। एक आपकी, ठीक है, एक आपकी क्या हो गई, साइड इक्वल हो गई, एक आपका एंगल कॉमन हो गया। तो यहां से आपका लग जाएगा सर SAS, मतलब साइड, एंगल और साइड। साइड एंगल साइड से त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा
त्रिभुज जो है ए बी सी ए बी समरूप हो जाएगा, सी ए बी, ये हो जाएगा डी ए बी के साथ। ठीक है, डी ए बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आप देखो एक साइड आपकी कौन सी, एक साइड BC बराबर क्या होगी आपकी, एक साइड आपकी BC बराबर दे रखी है BD, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात एंगल B बराबर एंगल B हो गया, मतलब एक आपकी साइड हो गई, एक आपका एंगल हो गया, तो सीधी सी बात है तीसरी साइड आपकी आपने आप क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, कौन सी वाली, AB बराबर AB, AB बराबर AB, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर, क्योंकि त्रिभुज आपका सर्वांग सम, किसका फॉर्मूला होता है, किसका चिन्ह होता है सर, ये सर्वांग सम का, कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, आई बात समझ में, है ना, धीरे धीरे करके चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल क्यूपी है, ए बी पैरेलल क्यूपी है, और साथ में ए बी इज इक्वल टू एक्स गिवन है, ए बी इज इक्वल टू एक्स गिवन है, और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 गिवन है। ठीक है भाई, तो बोला गया है कि बी पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो पी क्यू का मान आपसे पूछा गया है, किसका मान पूछा गया, देखो पी क्यू का मान। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है ना, ये थेल्स थ्योरम है भैया आपका, कौन सा थ्योरम भैया बताइए आपका, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर साथ में क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार तो आपको याद रहेगा आगे से क्या करना है करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है आपका, और ये सी है, ये आपका डी है, और ये ई है ना, डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी एंड ए सी। ठीक है, याद रखिएगा कि जो डी और ई है ये मिड पॉइंट है किसके, ए बी और ए सी के। यहां तक समझ में आया। फिर यहां से एक चीज और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना सर, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 2:3 है, ये क्या है आपका 2:3 है, तो सर एक चीज याद रखिएगा कि अगर ये आपका ए डी अपॉन में डी बी अगर आपका 2:3 है, तो सर ए ई अपॉन में ई सी भी आपका क्या होगा, 2:3 ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए डी अपॉन में अगर मैंने ऐसे ले लिया ए बी, तो ये बराबर होगा ए ई अपॉन में क्या होगा सर, ए सी। ठीक है, तो ये भी आपका पूरा पूरा बराबर होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि यहाँ डी पैरेलल बी सी है, क्या है यहाँ पे डी पैरेलल बी सी। इसको और तरीके से समझना तो आप मान लीजिए अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जो डी होता है ये BC/2 होता है, क्या होता है आपका, D इज इक्वल टू BC/2 होता है। ठीक है, यहाँ से आपको रिविजन हम लोग करा रहे हैं भाई, DE इज इक्वल टू होता है BC/2। ठीक है, ये जो प्रूफ होता है D इज इक्वल टू BC/2, ये प्रूफ होता है आपका थेल्स प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से। किससे होता है सर, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो देखो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका ये क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, देखो ये त्रिभुज आपका पता चला कि आपका त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये बोला गया, तो त्रिभुज आपके दो बन रहे हैं। देखो एक त्रिभुज बन रहा है आपका ARB। ठीक है, तो ARB बना लो, त्रिभुज ARB अगर आप बनाओगे, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसा वो बना दिख रहा है वैसे ही। तो ARB अगर आपने देखा, ARB है ना, ARB नहीं, ये मत करो यहाँ पे, ये आपका रहेगा R, ये A, सॉरी ये R, ये A और ये B। ठीक है, तो यहाँ से RB जो है आपका वो है x/2, और AB जो है आपका यहाँ पे x है। एक त्रिभुज और बनेगा सर बड़ा वाला। ठीक है, एक त्रिभुज और बनेगा बड़ा वाला, और बड़े वाले त्रिभुज में अगर आप देखोगे तो R आपका यहीं पे रहने वाला है। ठीक है, R आपका यहीं रहेगा, एक हो जाएगा Q, एक हो जाएगा P। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो PR है, जो PR है सर, ये हो जाएगा x/2 प्लस में x और प्लस में 1, और साथ में अगर आप देखोगे PQ, तो PQ हो जाएगा सर आपका x प्लस 10। अब देखो यहाँ से आप क्या क्या बराबर कर सकते हो, सर आपको पता, अब भी मैंने यहाँ बताया आपको, तो आप देखो दोनों चीज़ों को बराबर कर सकते हो। क्या क्या बराबर कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि x/2 अपॉन में x/2 प्लस में x प्लस में 1 बराबर में आप बोल सकते हो x अपॉन में x प्लस 10 आएगा। ठीक है, एक एक तरफ चाहो तो एक साथ भी ले सकते हो, एक ही तरफ, कोई इशू नहीं उसमें। मतलब मैं चाहूँ तो x/2 अपॉन में x ले सकता हूँ, x/2 अपॉन में x ऐसा भी ले सकता हूँ। देखो दोनों चीजें, पहला तरीका लिखने का तरीका होगा, एक ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, x/2 अपॉन में x इज इक्वल टू x/2 प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 10। देखो बात वही है, दूसरा तरीका हो गया, बात वही है दोनों तरीके में। यहाँ से मैं इसको ले आऊंगा, x को वहाँ पहुँचा दूंगा, बात तो वही है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
अब आपको बस सर यहाँ से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बाकी चीजें आपके यहाँ से निकल के आ ही जाएंगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या है पी क्यू का मान, पी क्यू कहाँ भेजते हैं, पी क्यू आपका ये मतलब एक्स की वैल्यू आप बस आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, एक्स की वैल्यू। देख लो कर लीजिए इसको, देखो इसका मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ करोगे, 2 का मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसे देखा जाए तो ये x से x तो आपका ऊपर के ऊपर कैंसिल हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ये x का x आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका बचा कायदे से ये दोनों बचा है बस आपका, तो x/2 ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये x आ जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा और यहाँ बचेगा x + 10। ठीक है, तो x से आपका x कैंसिल हो गया, ये 2x = 8 आ गया, तो x = कितना आ गया बताइए, 4 आ गया। क्लियर है क्या, अगर x = 4 तो 10 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 14। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये साथ साथ में मैं आपको थ्योरम लेके चल रहा हूँ, तो थ्योरम भी आपको याद रखना है। थ्योरम की अलग से क्लास लेके आएंगे, बेसिक पूरा ज्योमेट्री का बेसिक अलग से क्लास लेके आएंगे, जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड दैट लार्जर एंगल इज 6 डिग्री लेस देन द थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें भाई, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो कैसे क्वेश्चन आपका हो पाएगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए, दो चीज पता होना चाहिए एक्चुअली। एक है आपका पूरक कोण, एक क्या है सर आपका पूरक, जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जो दे रखा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और एक एंगल होता है सर आपका सप्लीमेंट्री, एक क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री, जिसको बोलते हो आप संपूरक कोण। ठीक, तो देखो जैसे मान लो ये एंगल है आपके, तो ये अगर ये अल्फा है, ये अगर आपका बीटा है, दो एंगल हैं आपके, अगर आपका ये अल्फा है और ये आपका बीटा है, तो याद रखना इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमेशा होता है 90 डिग्री, और ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सर 180 डिग्री। दोनों चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब क्या याद रखना है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बस कहानी खत्म। ये बोल रहा है कि एक छोटा कोण, मान लीजिए हमने एक स्मॉलर एंगल हमने मान लिया, कितना है बताओ x डिग्री, तो सर लार्जर एंगल क्या है, लार्जर एंगल जो है आपका वो क्या है, बोल रहा है बड़ा कोण जो है छोटे कोण के माप का 3 गुना, तो इनका 3x से 6 गुना कम, 3 गुना से 6 डिग्री कम, तो 6 डिग्री कम कर दो इसको, कहानी खत्म हो गई। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा बताओ, स्मॉलर और लार्जर एंगल का सम मेरे भाई, मान लो ये अल्फा है, मान लो बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो क्या आंसर बनेगा ये देखना बस आपको, तो कितना हो जाएगा x + 3x - 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4x, उधर जाएगा 96 सॉरी, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, तो बड़े कोण का माप बताइए, x इज इक्वल टू 24 डिग्री का, बड़ा कोण कितना हो जाएगा बताओ, 24 थी 72 माइनस में 6 66 डिग्री है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ग्रुप डी में आया है क्वेश्चन। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, पर हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे, दिक्कत ये है बस। ठीक है, देखिएगा, बोला है इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, बी सी इज इक्वल टू 2x एंड ए सी इज इक्वल टू 4x - 5, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज बी लाइज ऑन ए सी। अच्छा जी, बोला है ये वैल्यू दे रखी, बोला है कि x की किस मान के लिए b ए सी पर स्थित होगा। देखो b ए सी पर स्थित कब होगा भाई, अगर आपका ये ए बी सी दे रखा है, अगर आपका ये ए है और ये सी है मान लो, तो बी आपका यहाँ पे स्थित होगा कहीं, होगा नहीं होगा, तो ये संरेख है सर, क्या है आपका ये संरेख है, संरेख है। संरेख की क्या प्रॉपर्टी होती है सर, तो आप बोल सकते हो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी। तो देखो ए बी की वैल्यू है सर आपके पास x+3, बी सी की वैल्यू है सर आपके पास 2x, और ए सी की वैल्यू सर आपके पास 4x - 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो एक 3x हो जाएगा, प्लस में 3 है, माइनस में 4x और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस में x, ये हो जाएगा 5 और 3 8, ये हो जाएगा माइनस में 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए 8, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, आपसे पूछा गया, बोला गया। देखो ये कब बनेगा, जब आप पूरी प्रॉपर्टी पढ़ोगे भाई,
मेरे भाई जब आप पूरी प्रॉपर्टी पढ़ लोगे ना तभी आपको ये सब चीज़ें बनने वाली। प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसके लिए जल्दी हम लोग ज्योमेट्री का बेसिक लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि वो क्लास में ऑलरेडी मतलब यूट्यूब में अपलोडेड नहीं है। बाकी देखो तो अलजेब्रा का अपलोडेड है, ट्रिग्नोमेट्री का अपलोड नहीं है, और ज्योमेट्री का नहीं है, और मेंसुरेशन का नहीं। तीनों हम लोग जल्दी लेके आएंगे। प्रायोरिटी में पहले हम लोग पूरा यहाँ पे एडवांस मैथ्स से खत्म करेंगे अभी, ठीक है। तो बेसिक जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, बेसिक आपको बेसिक लेक्चर में कवर हो जाएगा, बाकी यहाँ से आपके प्रीवियस क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। पहला बोला कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं, भी बिल्कुल सही बात है, सभी आयत आपके समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कौन है? पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम मैंने आपको समझा चुका हूँ। पैरेललोग्राम क्या होता है मैंने आपको समझा चुका हूँ। अभी आयत के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आयत भी आपको समझा दूंगा। पैरेललोग्राम में क्या देखा हम लोगों ने कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं आपकी? समानांतर होती है। तो यहाँ भी सेम कहानी, क्योंकि आयत आपका कैसा बनता है? आयत तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। ये आपका आयत हो गया। तो आयत में जो है आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक। सभी आयत समांतर, सभी आयत आपके क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भी यही प्रॉपर्टी है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। कहानी खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। दूसरा देखो, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। भाई समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आयत के जो आपके आपके विकर्ण रहेंगे ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? राइट आंसर। क्योंकि बोला सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे सही है। इन सब प्रॉपर्टी जैसे ये सही है, ये वाले सब सही है। ए सी डी आपके क्या है यहाँ पे? सही है। तो ए सी डी जो है आपको प्रॉपर्टी थ्योरी बना के आप अपनी कॉपी में लिख लेना। क्या करना? थ्योरी में अपनी कॉपी में लिख लेना। जैसे कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, पहली प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। फिर क्या है? आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समांतर होती है। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समांतर होती है, सही बात है। आयत के आसन कोणों किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये जो है आपके एंगल, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रॉपर्टी भी साथ साथ होगी। तो आयत का क्या क्या पता चल गया हमको कि सारे एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित भी करते हैं क्या? ठीक है। बाकी आपको प्रॉपर्टी तो आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता होगा आयत का, ठीक है। नहीं पता होगा तो आगे मैं जरूर समझाऊंगा। आ जाइए। बोला गया कि इन अ पैरेललोग्राम टू एडजेसेंट साइड्स आर इन द रेशियो 3:2 एंड द पेरीमीटर इज 65 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाएं भाई आपकी 3:2 में है ना। समांतर चतुर्भुज है आपका एक, एक आपका समांतर ये चतुर्भुज रहे इस टाइप का मान लीजिए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इनकी जो है भुजाएं, दो आसन्न भुजाएं आपकी, तो ये 3 में है, ये 2 में है, 3:2 में है, ठीक है। और इनका पेरीमीटर तो आपको पता है, आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होती है तो पेरीमीटर क्या होता है? 2x 2a+b मान लीजिए अगर भुजाएं हैं तो, ठीक है। ये दे रखा सर कितना आपको? 65। तो इसको ए और बी को क्या मान लो? x और x मान लो इसको, ठीक है। तो 2 3 और 2 हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना आ गया? 65, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा 5 दूनी 10x इक्वल टू 65। तो x इक्वल टू आ गया 6.5। अब आपसे पूछ क्या रहा भाई? भुजा में प्रत्येक की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई, दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है? अच्छा, छोटी भुजा की लंबाई आपसे पूछना। छोटी भुजा की लंबाई मतलब ये हो जाएगा 2 × 6.5 कितना हो जाएगा बताइए? 13। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा मेरे भाई राइट आंसर, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। द रेशो ऑफ द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स टू एन एक्सटीरियर एंगल टू द रेगुलर पॉलीगन इज 24:1। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखो पॉलीगन जो होता है एक बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। तो पॉलीगन आपको पहले तो पता होना चाहिए सर, इस तरीके का पॉलीगन बनता है आपका, ठीक है। ये सारी ही भुजाएं आपकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इसके अंदर जितने बनने वाले त्रिभुज हैं वो भी आपके बराबर होते हैं। सारे के सारे त्रिभुज आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं। बोलो बात है समझ में? अगर इसका एरिया की बात करें तो ये होता है 6 इंटू में √3/2 a² है ना। ये आपका होता है, बाद में बताएंगे और आपको अच्छी तरीके से क्लियर है कि सारे समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब इसमें देखो कुछ छोटे छोटे आपके 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो वो हो जाता है आपका 360 डिग्री। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो वो हो जाता है n-2 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया? n-2 इंटू में 180 डिग्री। और अगर आपसे विकर्णों की संख्या पूछ ली जाए, किसे डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल आपसे पूछा जाए, तो वो निकलता है आपका n-3/2, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए भाई, अब जाके आपको क्वेश्चन बन पाएंगे। देखो अभी यहाँ से क्या बोला गया? एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण, देखो ये सभी में सम ऑफ ऑल बोल रहा है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल।
अगर ईच बोलेगा तो अपॉन में एन कर देना, बस याद रखना। ईच वाले केस में क्या करना है, ईच अगर पूछा जाए तो जो भी दे रखा है सम, सम वाले में अपॉन में क्या कर देना, एन। ठीक है, इतना याद रखेगा। तो एक समभुज के सभी अंतकोण, तो यहाँ सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो सभी इंटीरियर एंगल का सम होगा सर आपका एन माइनस में 2 और इंटू में 180 डिग्री, ये हो गया आपका। ठीक, अपॉन में देखो, अपॉन में क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है समभुज और एक, अब देखो यहाँ एक बोला है, एक बाह्य कोण का माप, तो एक बार देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और अगर एक बोला है तो होगा 360 अपॉन में एन, क्या होगा 360 अपॉन में एन, और इन दोनों का जो सम है इनका अनुपात दे रखा है 24:1। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो देख लो यहाँ से, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब एन की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से जब क्वेश्चन आप सॉल्व करने गए तो देखो यहाँ से ही हो क्या जाएगा सर, ये 180 से आपका पूरा पूरा 2 बार कट गया। ठीक है, और क्या जाएगा, ये एन आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एन आपका ऊपर चला गया, और साथ में क्या हुआ, एन आपका ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आपका, ये 24 को आप उस तरफ पहुँचा दो तो एन आपका ऊपर जब चला गया तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस में 2n, और 24 दूनी हो जाएगा सर 72। कितना हो जाएगा, 72। ना सही किया ना भाई, ये एन आ जाएगा तो एन स्क्वायर माइनस में 2n आ जाएगा। ठीक है, और ये 24 दूनी 48 होगा, सॉरी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको दो भागों में तोड़ लो। आप यहाँ से अगर दो भागों में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 छिंग 48, है ना, 8 छिंग 48। तो प्लस में 8 आएगा आपका और माइनस में 6 आएगा, आएगा नहीं आएगा, जब तो आपका नहीं, माइनस में 8 आएगा आपका और प्लस में क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, जब तो आपका क्या आएगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो -2 आना चाहिए। फिर यहाँ से आपको एक चीज़ पता है कि साइन चेंज करते तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो +8 आपका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, क्योंकि कोई भी भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया अभी। ठीक है, पहली बात तो ये बोल रहा है त्रिभुज एबीसी जो है सर्वांग सम है, मतलब क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके, त्रिभुज पीक्यूआर के। तो पहले बना लो, देखो इसके साथ साथ आपको ना प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएंगी, जो प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। दो आपके त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं ये भी देख लो साथ साथ में। तो आपको एक चीज बोला कि त्रिभुज ये एबीसी हो गया और त्रिभुज पीक्यूआर हो गया, तो साथ साथ में बेसिक भी आपका कहीं ना कहीं कवर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? पहले क्या बोल रहा है देखो, कौन सा अनिवार्य नहीं है ये बोला है। तो देखो अगर ये त्रिभुज दोनों आपके सर्वांग सम हैं, दोनों त्रिभुज अगर आपके सर्वांग सम है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, एंगल ए, देखो सर्वांग सम में ना सीक्वेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है सर, सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब अगर एंगल ए मैं बोल दूं तो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी का, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल क्यू का। बोलो बात आई समझ में? एंगल बी बराबर होगा एंगल, मतलब ये सर्वांग सम का मतलब ये होता है मेरे भाई कि ए डायरेक्ट इससे मतलब रखेगा, बी डायरेक्ट सी से मतलब रखेगा और सी डायरेक्ट आर से मतलब रखेगा। ये वाली भुजा डायरेक्ट इस वाली भुजा से मतलब रखेगी, ये वाली भुजा डायरेक्ट इस वाली भुजा से मतलब रखेगी, और ये वाली भुजा डायरेक्ट इस वाली भुजा से मतलब रखेगी। बोलो बात आई समझ में? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सा इसमें हो गया होगा पर आपको समझ में तो आया होगा। अब देखो आप यहाँ से चीजें समझो, ये बोल रहा है ए बी, तो बोल रहा है ए बी बराबर है पी क्यू के, बिल्कुल सही बात है भाई, ए बी बराबर है पी क्यू के। ठीक है सर, फिर बोला कि BC बराबर RP है, तो सर BC बराबर RP नहीं जी, BC बराबर तो QR होना चाहिए, RP थोड़ी होगा, तो ये कहानी हो गई गलत। तो ये तो अनिवार्य है नहीं, ये तो खत्म हो गई कहानी, और मेरे हिसाब से आंसर भी यही है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। अब देखो इसको समझने के लिए आप तीन चीज देख लो यहाँ से, मैं फिर से आपको एक चीज और बता दूं यहाँ से। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर आ गया। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि आपकी प्रॉपर्टी बी सी और डी आपके सब क्या है, ट्रू है। इससे आप ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखो क्या क्या प्रॉपर्टी में बोला गया है। पहला बोला उनने कि ए बी बराबर पी क्यू है, तो अब मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ से ए बी बराबर बोला पी क्यू है। ठीक है, फिर बोला बी सी बराबर क्या है आपका, बी सी बराबर क्यू आर है। फिर आपसे बोला कि सी ए बराबर, नहीं पहले बोल रहा है आपसे ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर है आपका पी क्यू के, ए बी बराबर पी क्यू बिल्कुल सही बात है, ए बी बराबर पी क्यू सही बात है। फिर बोल रहा है बी सी बराबर क्या है आपका, बी सी बराबर क्यू आर है, तो बिल्कुल सही है सर, बी सी के भुजा कौन सी है आपकी, क्यू आर है। फिर बोला गया सी ए बराबर आपका पी आर है, ये भी सही बात है, सी ए बराबर पी आर। तो कब अगर तीनों भुजा ही आपकी बराबर हो गई तो त्रिभुज सर्वांग सम तो हो ही जाएगा, तो पहले ये कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ बोला कि ए बी बराबर पी क्यू है, तो ए बी बराबर पी क्यू बिल्कुल सही है, बी सी बराबर क्यू आर ये भी सही है, और एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है,
आई बात समझ में? सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ एंगल ए बराबर एंगल पी बोला, बिल्कुल सही बात है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है। एंगल सी बराबर एंगल आर बोलना चाहिए। मेरे भाई अगर आप ये प्रॉपर्टी ही अच्छे से पढ़ लो तो आप समझ जाओगे कि सर्वांग सम की प्रॉपर्टी क्या होती है। सब प्रॉपर्टी दे रखी इसमें, ठीक है। ऐसे करके आपके प्रॉपर्टी भी कवर होते जा रही है। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? चलिए, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही करेंगे यहाँ पे, है ना। आधे घंटे समथिंग की क्लास है, तो जल्दी हम लोग इसका जो पूरा बेसिक है उसको मैं अलग से बना दूंगा आपके लिए शानदार तरीके से। बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसिक अपन कवर करेंगे, उसमें ये क्वेश्चन भी डाल देंगे, ठीक है, जिससे आपका वो हमेशा के लिए हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके चल रहे हैं भी, 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके, किसके लिए? एएलपी के लिए, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो पीडीएफ जब कंप्लीट हो जाएगी पूरी 25 क्वेश्चंस की, तो उसके बाद क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ पे? आरजी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर, ठीक है भाई। आई बात समझ? अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए क्लास आपकी आधे घंटे समथिंग की हो रही। थोड़ा सा 1-2 दिन बाद, है ना, ये अगले मंडे से मान लीजिए, अगले मंडे से क्लास आपकी 2-2 घंटे की भी हो सकती है। आई बात समझ में? बस आपको सपोर्ट करना है, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। मतलब मुझे अच्छा दिखेगा, मुझे एंगेजमेंट दिखेगी आप लोग की, तो हो सकता है कि मैं और आपकी डेली क्लासें यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, और ज़्यादा क्लासें स्टार्ट हो जाए, और जल्दी जल्दी आपका सिलेबस जो हम यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, शानदार तरीके से तैयारी करते रहें। टेक केयर।